सारे भाइयों ने राम राम भाई। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बिल्कुल भाई कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान है भाई मोहित भाई हैं, जिन्होंने भाई 11 लाख पक्षी आवास लगाने का जो चैलेंज है वो ले रखा है और बहुत सारे इसमें लगा भी दिए। तो आज भाई से बात करेंगे। बात ऐसी नहीं होगी कि भाई प्रोफेशनली हो, बात होगी परिवार की और मकसद क्या है उसकी। तो भाई का अपने पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई सबसे पहले अपने बारे में बताओ कुछ मोहित भाई। रवि भाई, राम राम भाई। और सबसे पहले तो धन्यवाद भाई आपका कि आपने पक्षी आवास योजना को लेके मैं बुलाया, मेरे विचार आपने अपने ऑडियंस तक पहुंचाए। मेरा तो मकसद ये है कि लोग जागरूक होने चाहिए, बस बिल्कुल लोग जागरूक होने चाहिए। उनका हक, पक्षियों का हक वो मांग नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्हें जरूरत शायद हमारे से भी ज्यादा है, बिल्कुल इंसाना दे भी ज्यादा है। क्योंकि इंसाना की संख्या बढ़ती जान लग रही है, जीव जंतु की घटती जान लग रही है, तो जरूरत उन मारते फालतू ज्यादा है। उनका हक मांगना है। तो मोहित भाई सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले लोग जो हैं जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रहे हो भाई, इंस्टाग्राम पर 5-5 मिलियनर, और तो लोग ये सबसे पहले जानना चाहते हैं परिवार के बारे में। भाई परिवार में कौन कौन है, कहाँ से हो आप, गांव कौन सा है, कहाँ रहते हो, ये चीज बताओ। ये चीज ऐसी है जो अभी तक सोशल मीडिया पर आई नहीं। हाँ, ये बात सच्चाई है। बहुत कम जगह पे मतलब बताया गया। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा गांव घुम्मड़ गांव है, तहसील गन्नौर है और डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है। और परिवार की बात है तो परिवार में मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई, मेरी बहन जिसकी शादी हो रखी है, और मैं, मेरी वाइफ, मेरा लड़का। बहुत बढ़िया जो। और दूसरा ये बताओ कि जैसे आपने, लोग तो आजकल सब ये बोल रहे भाई गौ माता को बचाओ, तो आपके मन में ये कैसे आया कि भाई नहीं गौ माता नहीं, कि भाई ये पक्षी हैं, कोई घटना घटी या ऐसा क्या हुआ कि ये लगा कि भाई नहीं गौ माता नहीं, इसकी तरफ तो सब कर रहे हैं गौ माता के लिए, हाँ। तो मैं पक्षियों की को बचाऊंगा। नहीं, गौ माता नहीं, गौ माता भी बचानी है। वो तो हर जीव जंतु बचाना है। मेरा तो कहने का मतलब ये है, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ भाई। शेर है, कुछ ऐसे देखो जीव जंतु अंदर प्रकृति ने ना अलग अलग कैटेगरी। शेर है, मांस खाता है, घोड़ा घास खाता है। बिल्कुल। ना शेर घास खाता, ना घोड़ा मांस खाता। इंसान ऐसा क्यों हो रहा है? इंसान के लिए जब ये चीजें बनाई गई हैं खाने के लिए, तो वही जीव जंतु के पीछे क्यों पड़ा हुआ भाई? वो किसी की जान क्यों लेता है? जब है ना खाने के लिए, पेट भरता है ना, जो जो चीजें चाहिए वो मिलती है ना खाने से, तो इनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई हर जीव जंतु, उसमें गौ माता भी आ गई हमारी, उसमें भाई मुर्गे भी आ गए, उसमें मछलियां भी आ गई, उसमें चिड़िया भी आ गई, कौवे भी आ गए, सांप भी आ गए, और सारे जीव जंतु आ गए। मकसद है जीव जंतुओं को बचाना। मेरा ये है कि अगर ये ऐसा नहीं कि ये बोल नहीं पाते, ये सब कुछ बोलते हैं। मुद्दा ये है कि हम समझ नहीं पाते। ये सब बोलते हैं, इनको दर्द भी होता है। आप इनको मार के देखो, इनको दर्द भी होता है। आप इनके भी परिवार होते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं रवि भाई। आप हिस्ट्री पढ़ो उठा करके कि अगर उन कपल में से एक मर जाता है ना, दूसरा प्राण त्याग देता है। ये तो है बिल्कुल। तो सोच के देखो, प्यार भी करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के लिए मरते भी हैं, फीलिंग्स भी हैं अंदर, बच्चे भी पैदा करते हैं, परिवार को पालना भी जानते हैं। अरे क्या नहीं जानता है जीव जंतु यार, क्या नहीं जानता है? चिड़िया का उदाहरण उठा लो, क्या नहीं जानती? घर बनाना नहीं जानती, बच्चे पैदा नहीं करना जानती, कहाँ अंडे देने हैं ये नहीं जानती, अंडे से बच्चे कैसे निकलेंगे वो सेना नहीं जानती, बच्चों को खाना खिलाना नहीं जानती, दाना खिलाना नहीं जानती, पानी पिलाना नहीं जानती। अरे क्या नहीं जानती? बस एक चीज नहीं जानती, वो इंसान की परख नहीं करना जानती। ये दो ही पैर पे चलने वाला आता है, यही तो मुझे मार देता है और यही मुझे बचा रहा है। समझ नहीं आ रही, चेहरे सारे उसको एक जैसे दिखते हैं, यही मार रहे हैं और यही बचा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा, बस इंसान की अंदर से नहीं पहचान पा रही इनको कि भाई ये है क्या, मतलब ऐसे इंसान कैसे हो गए हैं? कोई मार रहा है, कोई बचा रहा है। तो अब तक भाई मोहित भाई कितने पक्षी आवास लगा चुके हो आप? लगभग 1 लाख। और टारगेट क्या है? 11 लाख। 11 लाख पक्षी आवास लगेंगे। बहुत ज्यादा हो जाती है संख्या 11 लाख हरियाणा के अंदर। और इतने लगने के बाद मैं ये मानता हूँ कि भाई पक्षियों को इतने ज्यादा घर मिल गए तो इनकी तादाद जो कम होगी ना वो बढ़ेगी, क्योंकि इतना इनको वातावरण ऐसा मिल जाएगा, ये अपने आप फलने फूलने लग जाएंगे मोहित भाई। हाँ, रहने की जगह मिल जाएगी। तो बिल्कुल। मैं बात करता हूँ इंसान की, अगर इंसान से रहने की जगह छीन लो, अभी आप ही खत्म हो जाओ। आज एक काम करो, पूरी सृष्टि से, पूरी पृथ्वी पे से घर हटा दो। बिल्कुल। बोलो कि जैसे रहना है, पूरी रात कैसे रहोगे, पूरा दिन कैसे रहोगे। बहुत सारे लोग ठंड नहीं झेल पाएंगे, बहुत सारे लोग गर्मी नहीं झेल, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लोग। सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जनसंख्या तो ऐसे ही बढ़ जाएगी।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सेम जीव जंतुओं के साथ ऐसा हो रहा है, पक्षियों के साथ ऐसा हो रहा है। देखो कुछ पक्षी होते हैं ऐसे, आप समझो इस बात को, इनकी कैटेगरी होती है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनको कहीं भी रख लो वो रह लेते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इंसानी बस्ती के पक्षी थे, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं जंगली पक्षियों की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ कि जो जंगल में रहते हैं वो सेफ हैं, वो ठीक हैं। बस इंसानी बस्ती में रहने वाले पक्षियों को, जीव जंतुओं को खतरा है, मैं ये कह रहा हूं। जो इंसान ये कह रहा है, हाँ, और इंसान ये कह रहा है कि हमें इनके लिए धरती पे भेजा गया है, जीव जंतुओं के लिए। वो ये कह रहे हैं कि हम जीव जंतुओं के लिए, कुत्ते के बारे में बोला जाता है, ये कुत्ते को पहले कुत्ता आया था धरती पे, उसने फिर मांगा मेरे को रोटी कौन देगा, तब इंसान भेजा था, ऐसा हमने सुना अपने बड़े बुजुर्गों से। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि क्या सिर्फ जीव जंतु कुत्ता ही है? एक कुत्ते को एक रोटी डाल के आपने सोच लिया कि बस मैं ही महान हूं, मतलब मेरे ही टुकड़े में जी रहा है। वो पानी भी पीता है जी, और सिर्फ रोटी नहीं खाता, वो भी बहुत सारी चीजें खाता है कुत्ता। आपने तो एक रोटी या टुकड़ा डाल के कुत्ते वो सारे जीव जंतु श्रेय खुद पे ले लिया। अजी नहीं, जहां इंसान नहीं, 1000 किलोमीटर जो जंगल में चले जाओ, इंसान है ना, इंसान की जाता, सारे जीव जंतु खुशी खुशी रहते हैं। इंसान की नगरी में खतरा है जीव जंतु को, और इंसान इस चीज को मानने को तैयार नहीं। इंसान को अपना घर बनाना होता तो जीव जंतु घर साफ करता है, ऐसी चारदीवारी कर लेता है कि मक्खी तक अंदर नहीं घुस पाती यार, और कह रहा है कि मेरे भरोसे रह रहे हैं। ये हद है यार, क्या मेंटलिटी होती जा रही दुनिया की। उनकी जगह छीन ली, हम उनकी जगह पे, जहां आप बैठे हो, यहाँ कुछ सालों पहले जीव जंतु अपने परिवार के साथ रहते थे, हमने उनको भगा दिया, हम खुद बच गए, खुद बच गए। अब वो आते हैं जैसे सांप आ गया, मार दो भाई, मार दो जी। रवि भाई, यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि इंसान, जीव जंतु सोचता है ये भगवान है या ये इंसान है, कुछ नहीं समझ में आती उसको। एक सांप देखता है, एक आदमी बोल देता जाने दे यार, मार जाने दे, जाने। वही 2 पैरों पे चलने वाला एक इंसान एक सांप को दिखता, अगली बार जो अगले घर में निकलता है वो उसको मार ही देता है। उसको समझ में नहीं आता है, पिछले ने तो छोड़ दिया था, उसने तो जाने दिया, ये कौन सा सिस्टम है? वो ये पहचान ही नहीं पा रहे, जीव जंतु कंफ्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप सोच के देखो कि जीव जंतु, कौवे के पास कब्र, कब्र के पास चिड़िया, चिड़िया के पास ये सब बैठे रहते हैं, इंसान के पास कोई जीव जंतु आगे नहीं बैठ रहा। कहीं ना कहीं तो भरोसा टूटा हुआ होगा। भरोसा तो टूटेगा अपने आप, पहचान नहीं पा रहे। अच्छा एक बात बताओ, तो एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा, चिड़िया कुछ तो सिखाती होगी उसको कि धरती में कुछ भी करके खा लियो भाई, ये 2 पैर पे चलता आता है, इससे दूर रहियो। और क्यों नहीं बैठता? बिल्कुल वो नहीं बैठता, वो कब्र के पास बैठ जाता है, कौवे के पास बैठ जाता है, इंसान के पास नहीं आगे बैठता। कुछ तो सिखाती होगी भाई वो उसको। भरोसा तो टूटा हुआ है रवि भाई। बिल्कुल बिल्कुल टूटा हुआ। तो मैं उन्हीं इंसानी बस्ती के पक्षियों की, जीव जंतुओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनको रहने की जगह दो भाई। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप तो, और ये तो पूरे हरियाणा को क्या, पूरे देश को पता है कि आप इस काम में लगे हुए हो कि भाई इन पक्षियों को बचाना है। नहीं तो ये मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ऐसा टाइम आ गया था कि जो गोरैया पक्षी है, ये चिड़िया है, ये दिखनी बंद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से ऐसा सिस्टम आया कि फिर से ये दोबारा से दिखाई देनी शुरू हुई। मोहित भाई, जो वातावरण में बदलाव हो रहे हैं उसके ऊपर आपकी सोच क्या है? क्योंकि आप प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो, तो वातावरण में दिन ब दिन बदलाव होता जा रहा है, जमीन कम होती जा रही है, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या सोचते हो? इसका क्या परिणाम निकलेगा आगे आने वाले? निकल तो रहा है भाई, और क्या देखना चाह रहे हो? 20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक होने लगे, और क्या देखना चाह रहे हो? आज से आदमी के मुंह से बुलवा दिया ना, पिछले 20 साल में एक नया वर्ड उभर के आया है, जिंदगी का 1 मिनट का भरोसा है। बिल्कुल, आज से 20 साल पहले ये नहीं था। बिल्कुल, बूढ़े बुजुर्ग स्वर्ग से जाते थे, आज जवान मौत होने लगी। पिछले टाइम पर 20-25 साल पहले चले जाओ तो 50-55 साल की एज में अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो ये बोलते जवान मौत होगी, जवान मौत। और आज बोले यार ठीक है, बतेरा हो गया, बतेरा हो गया। मतलब 70 साल के को तो ये मान लिया अगर विष बहुत था, ठीक हो गया। पता है क्या हुआ रवि भाई? गलतियां कर रखी हैं, एहसास हो गया है, और रिजल्ट भुगतने के लिए भी तैयार बैठे हैं। कि पता है गलतियां कर रखी हैं, अभी सुधार भी बहुत लोग रहे हैं। नहीं, कुछ लोग हैं जो लगे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, वो सोचते हैं कि ये लोग गलत हैं, हमारी भी बातों को लोग गलत मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं एक ही बात मानता हूँ कि जब आज इस युग में, कलयुग बोला जाता है, इस युग में मैं कैसे अच्छे लोगों की उम्मीद कर सकता हूँ कि सारे ही अच्छे हो जाएं? जब भगवान श्री राम का यहाँ पे जन्म था, उस टाइम पे भी राक्षस थे। अब तो कोई मतलब नहीं कि सारे हो रखी है राक्षसों की चाल। भगवान के दया से इतने हो गए हैं कि मतलब कोई तो
बच्चियों को खा रहा है, बिल्कुल कोई इंसान कोई उसको खा रहा है, मतलब कोई किसी को छोड़ ही नहीं रहा है। भाई बाप भाई को मार रहा है, बाप बेटे को बाप मार बेटे को मार रहा रहा है, है, माँ बेटी को मार रही है, बाप सब खत्म हो गया सिस्टम। यही तो समस्याएं हैं। प्रकृति के साथ हमने छेड़खानी की। प्रकृति तो भाई साहब ना तो आपकी मेहनत रखती है ना आपकी बेईमानी रखती है, लौटाती जरूर है। अभी देख लो कितने हादसे हो रहे हैं, आप देख लो उत्तराखंड में देख लो, उत्तराखंड में आप देख लो, या अभी बारिश का आपने देखा था, बिल्कुल लिमिट से ज्यादा हो रही है, लिमिट से ज्यादा बारिश, गर्मी लिमिट से ज्यादा हो रही है, ठंड लिमिट से ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उस प्रकृति ने यहाँ पे माहौल बना रखा था, ये माहौल था, वो छेड़ा गया है, बिल्कुल वो छेड़ा गया है तो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने जीवन में कुछ पेड़ पौधे भी लगाओ, जीव जंतु हैं वो भी इस प्रकृति को माहौल मेंटेन करने के लिए, आप अगर ये समझते हो ना, तो उदाहरण उठा के देख लो। 1958 में चाइना के द्वारा एक सर्वे किया गया कि हमारे देश में अकाल पड़ गया है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो चाइना ने क्या कहा कि कीट पतंग, ये जो है ना चिड़िया और कई सारे जीव जंतुओं की श्रेणी एक उठाई, एक डेटा तैयार किया, बोला इनको मार दो। लगभग 4 करोड़ लोगों का खाना वो चींटी वो खाती थी, चिड़िया खाती थी। आप ये मैं गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चिड़िया मार दी गई थी, सारी चिड़िया मार दी गई थी, सारे छोटे जो जीव थे मार दिए। 1962 में रसिया से वापस चिड़िया बुलाई गई थी, वापस चिड़िया लाई गई थी, बहुत बड़ी सिस्टमिक कोशिश क्यों? जितना चिड़िया नहीं खाती थी उससे कई गुना कीट पतंगे उनकी फसल खा गए, जिन कीट पतंगों को चिड़िया खाती थी। संतुलन जो है प्रकृति का तो बिगड़ेगा। प्रकृति के द्वारा कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है। आप किसी भी खाली जगह को छोड़ दो, किसी कुछ मत वहां पे बीज मत डालो, वहां कुछ ना कुछ अपने आप उग जाएगा, कुछ ना कुछ उगेगा, उसके अंदर जीव जंतु अपने आप आ जाएंगे, वो रहने लग जाएंगे। बिल्कुल। तो प्रकृति क्या करती है कि भाई उसको भी हाँ ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना है, वो अपने आप पेड़ पौधे वनस्पतियां अपने आप उगा देती है, बस इंसान छोड़े तो सही। तो ये तो बातें होगी भाई की जो कर रहे हैं समाज सेवा। अब आ जाते हैं थोड़ा प्रोफेशनली। मैं प्रकृति के बारे में एक और मैसेज देना चाहूंगा। हमारे साथ जितने भी इस पे चैनल पे लोग जुड़े हुए हैं लगभग किसान परिवारों से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने जो खेत में बची हुई फसल के अवशेष होते हैं ना, बिल्कुल वहां आग मत लगाया। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आग मत लगाया। बहुत सारे ज्ञानी भाई मुझे बोलते हैं कि आप पोल्यूशन तो भाई फैक्ट्रियां भी करती हैं, आप हमारी फसल के ऊपर उंगली उठा रहे हो, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, पोल्यूशन और हमारी फसल का पोल्यूशन सेकेंडरी पार्ट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम अपनी फसल में आग लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो जिंदा जलते हैं, जो इन किसान के खेत में किसान के मित्र होते हैं, वो जिंदा जलते हैं। और जिस खेत में आप आग लगाते हो, अगर उस पेड़ उसमें है तो उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे जीव जंतु अपने घर परिवार के साथ रहते हैं, वो जिंदा जलते हैं। मेरी आंखों के सामने ऐसा नजारा हुआ था, तब बोल रहा हूँ ये बात मैं। कि ऊपर मैं एक जगह से जाता था, 10-12 एकड़ जमीन थी, अच्छे उसमें पेड़ थे, मैं वहां सबसे ज्यादा खुश होता जाता हुआ। वहां ना जीव जंतु की ची 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 पूरी रहती थी, खुश थे सब, बड़ा अच्छा माहौल होता था। एक दिन का नजारा मैं देख रहा था कि मैं आ रहा था उसी रास्ते से, मेरी तो नजर वहीं जानी जीव जंतुओं पे, देखा तो उस दिन वहां सन्नाटा था। क्या था? नीचे आग लगी हुई थी, उन्होंने अपनी गेहूं की फसल उठा के आग लगा रखी थी। अब सोच के देखो, शाम के 6 बजे का टाइम था, जिस समय पे सारे जीव जंतु दाना चुगा लेके अपने घर आए होंगे वापस, क्या बीत रही होगी। किसी के तो बच्चे अंडे से बाहर आए होंगे, किसी के अंडे ही होंगे, किसी के पंख आने वाले होंगे, कोई वेट कर रहा होगा अपने परिवार का कि मम्मी पापा आएंगे, खाना लेके आएंगे। कैसी मौत मरे होंगे वो मेरी आंखों के सामने से नजारा नहीं हटता है। तो मैं अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि जाने अनजाने में हमारे से कुछ गलतियां हो रही हैं, जिनको समय रहते सुधार लो। बस पोल्यूशन की वजह से नहीं, जीव जंतुओं की वजह से आग मत लगाएगा। बस अभी बात करते हैं भाई के प्रोफेशन के बारे में। तो भाई ये बताओ कि लोग जानना चाहते हैं, भाई सारा दिन घूमते रहते हो, सबको पता चल गया भाई के चैनल पर सॉन्ग भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं, तो
क्या बिजनेस है आपका, लोग जानना चाहते हैं भाई काम क्या करते हो। बिना काम तो ये सारी चीज हो ही नहीं सकती। बिना काम वाला बंदा तो ये मानो जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है या फाइनेंशियली ठीक नहीं है, वो तो बेचारा अपना सुबह उठेगा और अपना टिफिन लेकर अपना काम की तरफ अपना बढ़ेगा, घर के दाल रोटी की जुगाड़ करेगा। सही बात है। तो क्या काम है, लोग जानना चाहते हैं। देखो रवि भाई, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा इन चीजों का प्रचार कभी करता नहीं, ना बताता हूँ कभी इन चीजों के बारे में। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ अपने ही प्लेटफॉर्म पे, भाई मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ भाई। लोगों को फिर भी पता होना चाहिए भाई। मात्र एक किसान के परिवार से निकला हुआ एक छोटा सा किसान का बेटा, छोटा सा जीवन से संघर्ष करके खूब लड़ाइयाँ लड़के अपने जीवन के साथ, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, फाइनेंस के साथ, और एक छोटा सा एक बिजनेस करता हूँ जिसमें मेरा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक बिजनेस है। उस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का मेरा बिजनेस है और मैं 2019 से उसमें काम करता हूँ, जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। ऑनलाइन मेरा सारा काम होता है। कुछ प्रोडक्ट है मेरे, बहुत अच्छे रिजल्टेबल प्रोडक्ट है, वो लोगों के घर पे मेरे ऑनलाइन मेरे कस्टमर हैं उनके पास हो जाते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं, माउथ टू माउथ मेरी ब्रांडिंग होती है, लगभग उसी पर मैं काम करता हूँ। एक मेरा वो काम हो गया, एक दो और साइड में प्रॉपर्टी के काम है मेरे। हम 3 पार्टनर हैं, सबके अलग अलग काम बटे हुए हैं, ये सारा मेरे पास है। एक प्रॉपर्टी का काम हमारे दूसरे पार्टनर के पास है, एक और काम हमारे तीसरे पार्टनर देखते हैं। हम सारे बिजनेस हमारे इकट्ठे ही हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग है सबके, वो उसमें माहिर है, वो उसमें माहिर है, वो उसमें माहिर है, और हम सब मिलकर ऐसे काम करते हैं। सोशल मीडिया और ये जो हमारा जो दवाइयों का काम है, ये सारा मेरे पास है। तो अभी गाने आ गए आपके, अभी गाने भाई इतने बांट दिए भाई नाम, मतलब लोग है ना जाते हुए गाड़ी के आगे कूद के भाई रील बना रखी है, लूंगा मतलब दे कर जाना पड़ेगा। और भाई ने मतलब डिग्गी खोल दी भाई, मतलब उठा ले इसमें से जो पसंद हो, डिग्गी भरी है प्राइस की, बोला भाई उठा ले, गिफ्टों की डिग्गी भरी पड़ी है, उसमें इतनी चीजें, लोग कंफ्यूज हो गए बच्चे, अब भाई इसमें से ठाऊं क्या हूं, मतलब डिग्गी खुली हुई है, ले बैठा, बोला जी, बोला लेकिन उठाना पड़ेगा एक ही, कहीं सोचो कि भाई मैं ज्यादा। और एक और ला दिया भाई ने, मतलब एक बॉक्स बना रखा, बोला भाई पैसों का भरा बॉक्स लो, स्कूटी लो, स्मार्ट वॉच तो बहुत छोटी चीज रहेगी, फोन मतलब इतने वो बांट दिए, मगा भाई हद मचा दी। और भाई लोग है ना, कोई आगा आ जाएगा गाड़ी और तो कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ बाजार में तो जा रहे हो भाई, पीछे लाग रहे हो भाई, रोक रोक मैंने रील बना रखी भाई देख जा। तो मतलब फिर ये गाने गुने वाला कब से स्टार्ट करा भाई? तो रवि भाई तो भैया अब तो बताता हूँ कहानी क्या है। असल में तो मेरा जो अपना काम है हम खुश हैं उसमें, मस्त चल रहा है बिल्कुल। लेकिन ना मेरी आदत है कि मैं समाज में कुछ ऐसे काम करता ही रहता हूँ। जैसे कि अभी अपने गिफ्ट के बारे में बोला, मेरा कोई काम आपको कभी किसी की कॉपी नहीं मिलेगा, कभी किसी की कॉपी नहीं मिलेगा, जो मिलेगा यूनिक मिलेगा। बिल्कुल, मैं कभी किसी की कॉपी नहीं करता हूँ, सही बात है भाई, मेरी आदत है। मैं अपने दिमाग को बोलता हूँ कि क्यों है भाई मेरे सिर में, क्यों मैं तेरा बोझा उठा के घूमूंगा, मुझे निकाल के देगी, मुझे क्या करना चाहिए। ये बात सच्चाई है। अगर आप अपने दिमाग से पूछोगे कि मुझे शाम तक 600 रुपए कमाने का जुगाड़ बताए, 600 का ही बताएगा। इससे बोलोगे मुझे 6000 कमाने शाम तक, जुगाड़ बताओ 6000। आप पूछोगे ही से 600 बताएगा भी 600। आप इस पे प्रेशर डालोगे मुझे 6 लाख रुपए पड़ जाएंगे कमाने, क्यों भाई कमाते नहीं लोग, कमाते हैं 6 करोड़ कमा रहे, 6 लाख रुपए कमा, इतने हम ब्रॉडकास्ट करेंगे इतने लोग करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तो जब कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं पूछे भाई कहाँ से कमा रहे हैं, इसे पागल तो नहीं है वो, समझदार है, कमा रहे हैं, दिमाग इतना इतना ही 24 घंटे उनके पास आपके पास है, इतना ही जीवन वो जीते इतना ही आप जीते हैं, इसी ग्रह पे पैदा हुए आप, इसी ग्रह हुए, तो फर्क क्या है, समस्या यही है। तो लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। तो मैं अपने चलो गाने के बारे में आपको बताता हूँ मैं कैसे आया। कुछ बच्चे थे मेरे पास, एक तो मेरा ही भाई है इसमें, मेरी मौसी का लड़का है इसमें, मेरी मौसी का लड़का है इसमें, एक तो वो है, उसको गाना लिखना और गाने का बहुत शौक है। जब उसकी फिर एक मित्र मंडली तैयार होगी, अब कोई तो उसमें अच्छा है बजाने में, कोई गाने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई कैसे में अच्छा, उनका एक पूरा ग्रुप तैयार होता है। वो बोले भाई और ऐसी ऐसी बात है और हम कुछ करना चाह रहे हैं। मैं बोला भाई मेरे लायक बताओ। बोला ये सेटअप है ना सारा हम करके दे रहे हैं। मैं बोला तो क्या कर सकते हो? बोला हम बहुत बहुत बढ़िया कर सकते हैं। हमने आपको कुछ गाने भी सुनाए हैं।
तो आने वाले जो हमारे गाने हैं बहुत बढ़िया। तो मैं बोला चलो ठीक है, मेहनत करोगे? बोला हाँ। मैंने उनको एक छोटा सा सेटअप करके दिया था। आप मानोगे रवि भाई, उनमें से एक भी बच्चा अपने घर नहीं गया। उसी में सोना, रहना, खाना पीना, साइड में वॉशरूम। उन बच्चों ने 3 महीने तक उससे मुझे वो बाहर नहीं दिखे। मैं बोला बच्चों के पास डेडिकेशन तो है, बस सपोर्ट की जरूरत है। रवि भाई ने उनका फुल सपोर्ट कर दिया, उनको सारे इंस्ट्रूमेंट ला के दे दिए। तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, तुम्हें घर की टेंशन नहीं लेनी है, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ी सी फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं है, मगर तुम घर की टेंशन खत्म, तुम काम करो, तुम जो करना चाह रहे हो ना वो करो। अरे गाना 1 फ्लॉप जाएगा, 2 जाएगा, 10 जाएंगे, 50 जाएंगे, करो। मुझे बस तुम काम करते दिखते रहो, तुम काम कर रहे हो। मैं ये वादा करता हूँ एक दिन कामयाब हो जाओगे तुम, लेकिन डेडिकेशन। तो उन बच्चों ने मुझे कमिटमेंट किया कि मोहित भाई इतना जोर लगा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैंने उनकी डेडिकेशन को देख के उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, और आज उन बच्चों का पहला जो गाना है मैंने खूब प्रमोशन किया, खूब लोगों ने खूब रील बनाई, खूब अच्छा सपोर्ट मिला। पहला ही गाना 4 लाख के पार हो गया, पहला ही गाना। नए चैनल पे 12,000 10,000 के आसपास फॉलोवर हो चुके हैं, मुझे एक्चुअली पूरा याद नहीं है। इतना ये मैंने कमाया था, पहला ही गाना पूरे भारत में 30वें 32वें नंबर पे ट्रेंडिंग में ला दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे नहीं पता किसके लिए क्या है, जो बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। लोगों को सपोर्ट उन्होंने मुझे बहुत किया, मैंने उनको किया। अब आपने जब ये जिक्र छेड़ ही दिया तो मैंने आपको बताया कि असल में इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये किसी और के लिए कर रहा हूँ, उनको स्टेबल करने के लिए। चैनल पर जो कुछ भी आएगा उनको आपका कुछ आज भी उनको दे रहा हूँ, आगे भी उनको दूंगा, उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ उनके लिए नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं जब कुछ करने के लिए हुआ ना, कोई मेरा गुरु नहीं है। आपके सोशल मीडिया पे मैं आपके ना चैनल में बोल रहा हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, किसी ने मुझे नहीं सिखाया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मेरे भाई ने तो किया, बड़े ने, बाकी किसी ने नहीं किया। भाई तो सबका कर देते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। मुद्दा ये है कि एक अननोन आदमी किसके लिए कोई सपोर्ट करे, किसी के टैलेंट को कोई क्यों निखारे। मैं चाहता हूं कि समाज में एक ऐसा बदलाव आए कि किसान के घर से किसान ही पैदा ना हो, मजदूर के घर से मजदूर पैदा ना हो, मजबूर के घर से मजबूर पैदा ना हो, किसान के घर पे बिजनेसमैन पैदा हो, मजदूर के घर पे बिजनेसमैन पैदा हो। वो एक बड़ा सोचें और समाज में कुछ ऐसे लोग हों जो उनके बड़े, अगर उनके अंदर टैलेंट है तो उसको निखारें। ऐसी ही मेरी शुरुआत है इस गाने वाले प्रोजेक्ट की। ये 100% उन बच्चों के लिए समर्पित है। बहुत बढ़िया काम कर दिया। और दूसरी बात ये है भाई साहब कि जो ये गाना बनाया मोहित भाई, मतलब इतना बढ़िया एक तो गाना बनाया, बहुत बढ़िया गाना है, और दूसरा जो लोगों ने एक 11,000 सब्सक्राइबर का चैनल और जिस पर 4 लाख प्लस व्यू, मतलब लोगों ने सपोर्ट करा है, ट्रेंडिंग में 32वें नंबर पे ला दिया, और लोगों ने इतनी रील बना दी। और भाई ने भी हम जोर लगाया, कहीं सोच रहे हो कि भाई नहीं लगाया, मतलब भाई चाहते ढीला छोड़ देते, अब भाई चल जो होगा वो हो जाएगा। पूरा मतलब गिफ्ट बांट दिए, ये मतलब पूरा सपोर्ट किया गाने को कि भाई उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, उनको नहीं, कल को कोई नया भी बाहर कहीं दूर से आकर के बोल दे भाई मेरे अंदर टैलेंट है लेकिन मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो भाई का चैनल है, आजा भाई, सारी टीम है, सारे तू कर, हाँ कर तो सही। अरे तुम लिखो, बढ़िया लिखो, जैसा मेरे से बन पाएगा पूरा सपोर्ट करूंगा, जी जान लगा दूंगा। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं 10 बच्चों की भी जिंदगी बदल पाया ना, तो ये मान के चलना कि क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ कि एक आदमी के पीछे 10 लोगों का परिवार होता है, 10 लोग उससे उम्मीद लगा के बैठते हैं। मैं सोशल मीडिया पे लोगों को सपोर्ट करने के लिए इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको किसी की वीडियो दिखे ना, बिना सोचे समझे लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। दुनिया का एक मात्र ऐसा पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है, ये सोशल मीडिया, जिसमें कि आपकी थोड़ी सी हेल्प से किसी का घर पैसा चला जाता, पर आपकी जेब से नहीं जाता। किसी को आप दे सकते हो, आपके आपकी जेब से नहीं जाएगा, जेब से नहीं जाएगा। आज से सोशल मीडिया से पहले सिर्फ एक ही रूल था कि किसी की जेब में पैसा जाएगा तो किसी की जेब से निकल के जाएगा, और कोई रूल नहीं था। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है, किसी की जेब में पैसा जा सकता है लेकिन आपकी जेब से नहीं जाएगा, लेकिन आपके एफर्ट से जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जब भी सोशल मीडिया पे आपको कोई ऐसा भाई बहन दिखे, तुरंत उसका फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो।
बिना हिचक के। मेरा ये मेन चैनल है, इस पे तो मैं कहता नहीं, लेकिन मेरा एक दूसरा चैनल है, मैं उस पर भी एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ। 1 मिलियन लोगों को फॉलो करने का उस पर मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ। 1 मिलियन लोगों को उस पर फॉलो करूंगा, जिसकी भी वीडियो आती है वो मेरा पुराना और पर्सनल अकाउंट है, तुरंत फॉलो करता रहता हूँ, सबको लाइक शेयर करता रहता हूँ। वो भी एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ मैं। तो किया करो। अगर एक आदमी एक अकाउंट से करने लग जाएगा तो कितना अच्छा काम होगा। सब एक दूसरे का सपोर्ट करने लग जाएंगे, सपोर्टिव माहौल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, एक दूसरे की फीलिंग आती है भाई इन चीजों से। आप समझो, मैंने पक्षी आवास योजना में रवि भाई किसी से कोई पैसा नहीं लिया, आपने किसी से नहीं लिया। दुनिया ने भाई बोला कि भाई हम भी कर दे, हम भी कर दे। 21 लाख रुपए देने वाले भगवान, बस मैं आपके ब्रॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, ओपन चैनल 21 लाख रुपए मेरे सामने रखे थे कि हम और बड़े आदमी थे वो मदद ये कह रहे थे कि हमारे घर से नहीं जा रहा है, ले जा। मैं बोला जी ये माहौल में देना ही नहीं चाहता, मैं नहीं देना चाहता। मैं चाह रहा हूँ करोड़ों रुपए आ जाते, कितना भी आ सकता था। आज मैं बोलता कि मुझे पक्षी आवास लगाने हैं, मुझे इतना ये दे दो, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि पक्षियों की, अगर आपने रवि भाई आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, मैंने क्या किया भाई उसका? भाई क्या पता मैंने आवास ना लगाई, मैं अपना ही आवास बना लूं। बिल्कुल, क्या पता। मैं बहुत लोग कर देखो, कोई भी आदमी अच्छा बोलता है, जरूरी नहीं कि अच्छा होगा भी, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल बोल तो कोई भी सकता है यार। तो मुद्दा ये है कि मैं माहौल वो देना चाह रहा हूं इस समाज में कि आप ये जो चल रहा है ना, इस पे तो मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। कौन से पे कि मैं आपको दे दूं, आप कर दो। जिंदगी में बदलाव नहीं आ सकता, जिंदगी में बदलाव नहीं आ सकता। बदलाव आएगा अगर आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले अपने तन और मन में उसके प्रति इच्छा जगाइए कि मुझे इस इंसान की हेल्प करनी चाहिए, इसकी कर देनी चाहिए। तब फिर जेब में हाथ जाएगा, जो भी चीज बाहर निकल के आएगी वो दिल से जाएगी। इसलिए मैंने कभी ना तो कभी किसी को स्कैनर डाला है और ना मैं कभी किसी के स्कैनर पे पैसे मैंने डाले हैं, अब नहीं डालता। इसलिए नहीं डालता कि वो चीज कहां जा रही है, उसके क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं चाहता हूं कि ऐसा एक बदलाव आए कि लोग एक दूसरे की हेल्प करने लगे। अगर आप रवि भाई आप किसी मुसीबत में हो, रात को फंस गए आप एकांत रोड पे, मैं आया गाड़ी लेके, आप उस रोड पे खड़े हो और परेशान हो भयंकर कि आपको हेल्प चाहिए, घर जाना है, मैं आपको बोलूं रवि भाई लो 1 लाख रुपए, मजे मारो इस जंगल में, मैं चला गया गाड़ी लेके, बताओ क्या फायदा उसे 1 लाख रुपए का? पैसे की तो नहीं चाहिए, हेल्प चाहिए होती है इंसान को, हर बार पैसे की नहीं, तन की और मन की। धन तीसरे नंबर पे आता है, तो तन और मन की हेल्प भी हमें कर देनी चाहिए। और ये तन और मन की हेल्प तो मजदूर भी कर सकता है, जिसको पैसे की जरूरत है वो भी कर सकता है दूसरे की हेल्प। जो खुद पैसे से जूझ रहा है वो भी किसी की हेल्प कर सकता है। जिसको मैं ये माहौल दुनिया में वो बनाना चाह रहा हूं कि ये जो चल रहा है ना, ये सब कुछ मुझे दे दो मैं दे दूंगा ना, खुद दो, खुद करो जो कुछ करना है। रवि भाई दिल ऐसा हो जाएगा ना आपका। मैं चाह रहा हूँ कि पक्षी आवास योजना में जो मुझे पैसे दे रहे मुझे ना दो, अपने जाके खुद से आवास बनवाओ, एक कारपेंटर को रोजगार मिलेगा, बिल्कुल जाके उसको अपने घर के बाहर लगाओ। जिस दिन उसके अंदर चिड़िया आके रहने लग जाएगी ना, जीव जंतु आके रहने लग जाएगी, मैं कह रहा हूँ आपको अपने घर से भी ज्यादा खुशी होगी, आपने उसको घर दिया था उससे भी ज्यादा खुशी होगी। मैं वादा करता हूँ आपसे, करके देखो यार, ये बदलाव है। और इसको अगर जो करना चाह रहे हैं तो बदलाव करके देखो, अपने घर के बाहर लगा के देखो। घर में घुसने से पहले उसकी तरफ देखा करोगे। मेरी आदत है, मैं अपने घर से जब निकलता हूं तो पहले उसमें निकलते हुए मुड़ के देखता हूं कि क्या चल रहा है, आए हैं नहीं आए, अच्छा ठीक है चला जाता हूँ। आता हूं तो पहले उसकी तरफ देखता हूं। आएगा बदलाव, करोगे तो आएगा ना भाई। अगर आपने सोच के देखो, मोहित ने पैसे दे रखे होते रवि भाई को, आवास लगा देना भाई, और मेरे घर पे आवास होता ही ना, क्या फीलिंग आती बताओ? कुछ भी नहीं। आप बताओ, मैं प्रकृति के प्रति, जंतुओं के प्रति आती कोई? कुछ नहीं आती। मैं ये बदलाव लाना चाह रहा हूं, ये बदलाव आना चाहिए। किसी को कोई पैसा मत दो, किसी को मत दो, मत दो। आपने हेल्प करनी है, अरे 100 रुपए की भी हो सकती है, 50 रुपए की भी हो सकती है, 5 लाख की भी हो सकती है। खुद करो भाई, पहले तन और मन में जगाओ वो जिज्ञासा, तब होगा। एक और भाई काम मैंने देखा आपका, लोगों को फिट करने का बोला एक आउटडोर वो बना रखा है कि बोला भाई कोई भी आओ, कोई पैसा नहीं, और यहाँ आकर ट्रेनिंग करो और फिट हो। वो क्या मैटर था? पैसा नहीं, पैसा मैं दूंगा। ये था कि मैं पैसे दूंगा, तुम आओ और फिट हो। आओ तो सही, लिख लो तो सही, जगह मेरी, इक्विपमेंट मेरा, पैसे मैं दूंगा। कम से कम 15 से 20 लाख रुपए मेरे लग चुके हैं, अभी तक अकेडमी लॉन्च नहीं हुई है। 20 लाख रुपए लग गए मेरे, और अकेडमी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। वो रेंटेड जगह है, पहली बात। दूसरी बात,
फीस लूंगा नहीं, फीस दूंगा। बताओ। लूंगा नहीं, दूंगा। किसको दूंगा? वो एकेडमी पे फीस लेता भी हूं, अब बताता हूं किससे लूंगा और किसको दूंगा। उससे लूंगा जो मजे की भावना से वहां आ रहा है। मजे लेने अपने पैसे पे ले भाई, मेहनत करनी है मैं साथ दूंगा भाई। मेहनत करने वाले से कोई पैसा नहीं लूंगा। जो मजे करने के लिए आएंगे फीस से दुगनी फीस लेंगे, कर मजे भाई, पता तो चले कि मजे कैसे होते हैं। मैं चाह रहा हूं कि लोग फिट हों, वो हिट हों, उनको प्राइज दो, मंथली प्राइज दो, बिल्कुल गिफ्ट दो उनको। यार बड़ा अच्छा काम किया। एक लड़का आता हमारे पास, सबसे पहले जब एकेडमी की हमारी शुरुआत हुई उस दिन से आता है, आज भी आ रहा है। एक है लड़का, रतनगढ़ गांव का है, फौजी लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का, मतलब फौजी बोलते हैं उसको, तो वो लड़का है। रवि भाई 10 से 12 किलो उसका वजन घट चुका है। मैं उसको देख के बस एक ही चीज सोचता हूँ, ऐसे लोग मुझे सिर्फ 100 मिल जाए, सिर्फ 100। क्या मजा आएगा रवि भाई, जिनके अंदर डेडिकेशन हो। अरे उनको समझाने में भी मजा आता है, उनको सही डायरेक्शन दिखाने में भी मजा आता है, उनको सिखाने में भी मजा आता है, खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। सबसे बड़ी बात दिल को जो सुकून मिलता है ना उन बच्चों को देख के वहां, वो मैं ही जानता हूँ भाई। वो मेरा बैंक बैलेंस है, वो मेरा बैंक बैलेंस है। इतनी सारी चीजों को मैनेज कैसे करते हैं? आदमी ये सोचे कि भाई ये भी काम वो भी काम, लेकिन इतनी सारी चीजों को टीम वर्क भाई, हर एक की जिम्मेवारी लगा है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। मैं अपने ऑफिस में 15 दिन में भी नहीं जाता। हाँ, नहीं जाता मैं, मेरा मन किया तो मैं चला गया। 100% ऑटो मोड पे मेरा बिजनेस है। और ये चीजें मुझे बाई गुड नहीं मिली है, सीखने से मिली है। सीखता हूँ मैं, जहां भी जाता हूँ वहां से कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ। सीखने के दरवाजे हमेशा अपनी जिंदगी के खुले रखें, क्योंकि 100% मास्टर कोई भी नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ ज्ञान है, मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, तो फिर आपका बैंक बैलेंस आपको सच्चाई बता देगा। तुरंत जाइए अपने बैंक बैलेंस खोल के देखिए, आप सोचिए कि इनफ इतने रुपए पड़े हैं, इसका मतलब मैं सक्सेस हूं तो मैं सक्सेस हूं। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है, बैंक बैलेंस बताएगा। बिल्कुल। और अगर ज्ञान नहीं है तो फिर ज्ञान लीजिए भाई, ताकि बैंक बैलेंस बढ़ जाए। बैंक बैलेंस बढ़े। देखो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में मायने रखती हैं। कौन ज्ञानी है? समझदार आदमी हमेशा कहता है कि मरते दम तक सीखते रहो। बिल्कुल। अज्ञानी आदमी कहता है जहां बैठता वहां सिखाने की कोशिश करता है। अरे जिसने खुद सीखा ही नहीं वो सिखाएगा क्या? सिखाने से पहले सीखना पड़ता है। बिल्कुल। आज तक कोई ऐसा टीचर आपने किसी स्कूल में देखा है जो जिसने खुद ना पढ़ाई की हो? बताओ। पहले खुद पढ़ना पड़ता है। जो सीखेगा वो सिखाएगा, और जो सिखाएगा वो कमाएगा। ये बात भी अपने पल्ले बांध लो। सिखाने से पहले सीखना पड़ता है, सिखाने वाला कमा सकता है। यही चीजें हैं, मैंने अपनी जिंदगी में यही इंप्लीमेंट की है। जो मैंने छोड़ी ना, बहुत बड़े कारण थे ये चीजें मैंने अपनी जिंदगी की। हमारे बच्चों के पास ना कल तक की प्लानिंग नहीं है। मार इसलिए खा रहे हैं बच्चे, उनके पास कल तक की प्लानिंग नहीं है, वो इसलिए मार खा रहे हैं। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में गया ना, मैं जानता हूं कि अगर मैं वही करता रहता तो शायद मैं वहीं रह जाता। अगर मैंने अपनी जिंदगी 40 साल की प्लानिंग नहीं की होती, मैं वहीं रह जाता। मैंने 40 साल की कैलकुलेशन निकाल दी थी। 25,000 रुपए आते हैं एक महीने के, गुणा करें 12 से, अरे 3 लाख रुपए एक साल के, गुणा 40, 4 चौक 16, 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख में मोहित पूरी जिंदगी। फिर मैंने देखा उठा के पिछले 2 साल में देखा कि 2 साल में जो पैसा है 6 लाख रुपए, तो फिर बैंक में 60 रुपए। मतलब जहां ये 6 लाख गए हैं वहीं वो 1 करोड़ 40 लाख जाने हैं। जीरो रह जाना है, रहना वही है। तब मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने प्लानिंग कब की रवि भाई? 40 साल की प्लानिंग की। उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया कि 40 साल, अब इसको पहले 4 साल पे कर। 4 साल को फिर मैंने 4 महीने में बांट लिया। 4 महीने को फिर मैंने 40 दिन में बांट लिया। पहले जब मैंने अपने ड्रीम, अपने जो भी आपको कुछ करना है उसकी लिस्ट बना लो। बिल्कुल, लिस्ट तो आपको बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास आपकी लिस्ट नहीं है, लिस्ट ऑफ गोल नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो मैं वादा करता हूं कि आप स्टेशन पे खड़े हुए वो यात्री हैं जिसको यही नहीं पता कि मुझे कहां जाना है, कौन सी ट्रेन में बैठना है। आप
किसी में आपको कोई सोनीपत से पानीपत ले जाएगी, कोई पानीपत से मेरठ ले जाएगी, फिर वही मेरठ वाली आपको फिर सोनीपत ले आएगी, घूम फिर के फिर वही आप वही रहेंगे। आप भटकी हुई चिड़िया हैं जो समुद्र में कभी उस कश्ती पे बैठ जाती, कभी उस कश्ती पे बैठ जाती, जो कहीं नहीं पहुंचती पर घूमती रहती। तो भाई उसको लगता है कि वो चल रही है लेकिन वो पहुंचती कहीं नहीं। तो भाई वो पॉडकास्ट में मजा आ गया होगा आज तो। मतलब भाई के साथ तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। देखो आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, मजा आ गया। लास्ट में भाई वही है अपना कि भाई ने जो बातें बताई हैं, और देखो पता सबको है लेकिन करे कौन, सबसे बड़ी बात वो है कि करे कौन। एक और रवि भाई जो मैंने एक चीज और विजुलाइज की है इसमें कि समझदार आदमी वाक्य में ना जब ऐसी कुछ चीजें दिखती हैं वो चुप हो जाता है, वहां बोलता नहीं हो कि चल भाई ठीक है, उनको बोलना चाहिए। अगर अच्छे लोग समाज में चुप रहने लग जाएंगे तो बुरे बोलने लग जाएंगे, बुरे बोलने लग जाएंगे तो हमारा जो युवा है उनसे वो गलत चीजें सीखने लग जाएगा। उनको लगेगा कि वक्ता ही यही है और यही जो बता रहे हैं वो ठीक है, वो उसी रास्ते पे चलने लगेंगे और हमारे आने वाला समाज इतना भयानक हो जाएगा कि यहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण है कि अगर आप आपका बच्चा अगर उसको कोई अच्छी नॉलेज नहीं देगा तो बुरे लोग उसको बुरी नॉलेज दे देंगे और वो क्राइम की दुनिया में चला जाएगा। अगर उसको वो क्रिमिनल के टच में आ गया तो क्रिमिनल उसको ऐसी सलाह दे देगा, उसको लगेगा कि क्राइम तो बहुत आसान चीज है, कर देनी चाहिए। जब तक उसको समझदार आदमी ये नहीं समझा लेगा कि ये चीजें गलत है, बेटा ये चीजें ठीक है। अगर रवि भाई आपके बच्चे को आप इसको बोलोगे कि बेटा ये टेलीविजन है, 1 साल का बच्चा उसको बोले बेटा टेलीविजन है, जिंदगी भर इसको टीवी बोलेगा, जिंदगी भर बोलेगा इसको टीवी। तब जाके उसको कभी कोई जिंदगी में अगर कोई समझाएगा कि ये रेडियो है, बोलेगा तेरा दिमाग खराब है, ये टेलीविजन है। सोच के देखो उस बच्चे को कितना मुश्किल हो जाएगा प्रूफ करना कि ये रेडियो है। यही हमारे समाज में हमारे साथ हो रहा होता है कि हमें जिंदगी में एक ही चीज सिखाई गई है, जो नौकरी जो मिल गई तो ठीक है, नहीं तो बेटा पूरी जिंदगी किसी के खेतों में काम करेगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि उससे अलग भी ऑप्शन है, जो मान लिया अच्छी है, बुरी नहीं कह सकते जब तक उससे काम चल रहा है। बिजनेस भी बहुत अच्छा है और अनसक्सेस, अगर आप सोचते हो कि बिजनेस में रिस्क है तो बिजनेस लेना भी रिस्क है, रिस्क ना लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। आपने जिंदगी में आगे कभी रिस्क नहीं लिया, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। पूरी जिंदगी खा गए यार, ट्राई ही कुछ नहीं किया, वो भी तो एक रिस्क है। बिल्कुल। किसी ने मेरे से कहा रवि भाई, मोहित भाई पैसा कमाना बहुत मुश्किल है यार, अमीर होना ना बहुत मुश्किल है। तो गरीब रहना आसान है क्या? वो भी मुश्किल है, एक दिन मुश्किल है, एक घंटा मुश्किल है। रवि भाई आपकी वाइफ आपकी साइड में बैठ करके मोबाइल में देख रही है कि फलां घूमने गई है और आप देख रहे हो कि हाँ ये देख रही है, और आप वहां पे बोलते हो अरे इनके पास तो 2 नंबर का पैसा आता है, ये तो चले जाते हैं। वो स्क्रीन स्क्रॉल करती है, फिर अगला वो जॉब वाला है वो भी अपनी बीवी को घुमाने लेके गया। आप सोच रहे हो एक और नया बवाल आ गया भाई। हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज, बच्चों की स्कूल फीस पे कॉम्प्रोमाइज, स्कूल चूज करने में कॉम्प्रोमाइज, व्हीकल चूज करने में कॉम्प्रोमाइज, घर चूज करने में कॉम्प्रोमाइज, दवाइयां चूज करने में कॉम्प्रोमाइज, अपने बच्चों के सपने पूरे करने में कॉम्प्रोमाइज, अपने सपने पूरे करने में कॉम्प्रोमाइज, माँ बाप के सपने पूरे करने में कॉम्प्रोमाइज, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लिया तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, वरना पूरी जिंदगी रिस्क लोगे, फिर पूरी जिंदगी लोगे, छोटे छोटे लोगे। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, जिंदगी में आए हो तो कुछ करो, ट्राई जरूर करो, बेस्ट करने का ट्राई करो। हो सकता है यार। धीरू भाई अंबानी अगर रिस्क नहीं लेते तो आज मुकेश अंबानी जी भी होने लगते, शायद उनको बड़ा जोर लगाना पड़ता है इस चीज में। एक आदमी पूरी पीढ़ी बदल सकता है, और मैं तो खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ, गरीब परिवार में पैदा हुआ है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ भगवान का कि मुझे अमीर बनने का मौका मिला। अमीर घर में हो जाता तो मैं क्या अमीर होता यार, फीलिंग ही नहीं आती नहीं वो फीलिंग। मैं तो खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मैं वॉर जोन में फेंक दिया, उठा के फेंक दिया भाई, भीड़ में निकल गया भाई इसमें से। तो ऐसा नहीं है कि मैं निकल गया हूँ, दुनिया निकल गया है, बहुत लोग निकले, अभी बहुत सारे लोग वही है, निकल सकते हैं और कोई समय नहीं होता। आप 90 साल के लोग भी सक्सेस हुए हैं, कामयाब हुए हैं, 50 के भी हुए हैं, 25 के भी हुए हैं, 15 के भी हुए हैं। उम्र रिस्क लेने की कोई भी नहीं है, कहीं पर भी कभी भी ले सकते हो। एक छोटा सा ब्रॉडकास्ट का सेटअप लगा रखा है भाई ने, बहुत प्यारा सेटअप है। तो आज मैं आया, कई दिन तक हमारी बातचीत चल रही थी कि आ जाओ भाई, तो आज पहुंचे। तो यार बड़ा यूनिक काम कर रखा है भाई अपनी खातिर। रवि भाई ने बोले कि भाई आपका केक मंगवा रखा है,
और देखा ये भाई कि एक बार नाम लिखवा कर मंगवा रखा है रवि भाई ने। तो रवि भाई इतना मान सम्मान देने के लिए तो तहे दिल से धन्यवाद भाई आपका। भाई साहब आप आए, बहुत अच्छा लगा, हम तो खुश हैं इस चीज़ से। और आप जो काम कर रहे हो उस तो और ज्यादा खुश हो। तो भाई बड़ा अच्छा लग गया आज, और हमें केक काटा, ये भी केक ने खाओगे सारे भाई, तो भाई बढ़िया लग गया, बड़ा अच्छा लगा रवि भाई मुझे तो आपके इस पॉडकास्ट में बैठ करके अपनी बातें रखने का मुझे मौका दिया। और मैं चाह रहा हूँ कि आप ना सभी लोगों को मौका दो इस चीज़ पे, द ओपन माइक पे जो भाई का प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है। देखो सपोर्ट करो सारे भाई मिलकर के। क्या जाता है, एक सब्सक्राइब करने से आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाता है, लाइक करने से कटता हो, अरे शेयर करने से कटता हो, नहीं कटता है। तन और मन से, इच्छा से थोड़ी सी जगाइए और एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। आज रवि भाई का आप सपोर्ट करेंगे, कल रवि भाई आपका सपोर्ट करेंगे, फिर वो आपका सपोर्ट करेंगे, वो उसका सपोर्ट करेंगे, तो एक सपोर्टिव माहौल बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगा। परेशान इसलिए कि एक दूसरे की सोचते हैं कि ये कामयाब नहीं होना चाहिए, इसको रोका कैसे जाए। जिस दिन उसको एक दूसरे को साथ देने लगोगे तो कोई आएगा आपकी भी कमर पे हाथ लगा के आपको भी साथ ले जाएगा, तो ये माहौल बनेगा, तब बनेगा जब सब चलने लगेंगे। तो मैं चाहता हूँ भाई के चैनल को अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर अच्छी लगी हो, लगता हो कि रवि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन। राम राम भाई, जय गौ माता की, जय श्री राम। भाई मेरा नाम दीपक आर्य, सापला गौरक्षा दल से ब्लॉक अध्यक्ष से, और भाई पिछले 5 साल से श्री राधा कृष्ण गौशाला का संचालन कर रहे हैं। भाई हमारी टीम भी है, 10-15-20 बंदे हैं हमारे पास। तो दीपक भाई ये जो है अपने जो गौ माता की सेवा करने का शौक है, कैसे चढ़ा है आपको? भाई गौ माता की सेवा करने का शौक आज तय 2017 की बात है। तो 4-5 भाई बैठ के वैसे होका वगैरह बैठक में बैठे थे, तो एक अपने गुरुजी थे, गुरुजी तो भाई वो 2012 से लगे हुए थे, तो आके वो बैठते हमारे पास, तो बोलते भाई गौ माता की सेवा करया करो, ये किया करो, वो किया करो, धर्म की रक्षा किया करो। तो भाई इतने जने बैठे थे वहां पे, किसी के कोई जूनी रहेंगी। भाई मेरा ऐसे दिमाग में सुरती बैठ गई कि भाई मैं चल गौ माता की सेवा में गुरु जी मैं आपके साथ हूँ। बस उस दिन से मैंने उसको गुरु जी माना, और फिर लगातार कंटिन्यू आज 2025 हो गया, हम कंटिन्यू इनके साथ जुड़े हुए। घर में भी जैसे मतलब पशु वगैरह आपके घर में भी रखते हैं या नहीं रखते थे उस टाइम पे? उस टाइम पे शुरुआत से ही मैं तो बचपन से ही गौवंश भी, गौ माता भी और हम भैंस भी दोनों रखते थे। लेकिन अभी जब 2015 में पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद ही हमने गौवंश से गायें और भैंस रखनी छोड़ दी थी उस टाइम पे। तो दीपक भाई जैसे आप गौ माता की सेवा करते हो, तो आपकी पूरी टीम सेवा करती है, तो जब आपके पास कहीं से कॉल आती है तो आपकी टीम किस तरह काम करती है? हमारी टीम ऐसे काम करती है जैसे भाई काफी सालों से हम लगे हुए हैं यहाँ पे, तो नंबर तकरीबन वायरल हो रखा हमारा आसपास, सोशल मीडिया पे भी हर जगह, सोशल मीडिया पे भी है और आसपास में गांव में भी जैसे जाते हैं कहीं पे कोई नंबर मांग लेता है तो हम दे देते हैं। तो जैसे हमारे पास कॉल आती है, एक तो हमारा एम्बुलेंस नंबर है 8950686798, ठीक है, और 8950403033, ठीक है, ये 2 नंबर हमारे पास जी। तो जैसे हमारे पास कॉल आती है तुरंत प्रभाव से या तो हम देखते हैं भाई गौशाला में कोई बैठा है, अगर कहाँ पे है तो हम उनके पास फोन करते हैं, तो तुरंत प्रभाव से वो बोल देते हैं हाँ भाई यहाँ पे है। तो जैसे ही पुलिस वालों की गाड़ी पे लिखा रहता है ना बस 1 कॉल दूर, तो हमारा भी यही है, बस 1 कॉल दूर, हम 15 मिनट से पहले वहां पे पहुंच जाते हैं ऑन द स्पॉट। कोई जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, पशु को टक्कर मार दी, या कोई बीमार पशु है, या कोई सांप वगैरह है, कोई भी है, तो आप 15 मिनट, कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी जाए और उनको ट्रीटमेंट। दीपक भाई जैसे डेली का रूटीन आपका, घर से जैसे गौशाला आते हो तो कैसे कब वापस जाते हो, उसके बारे में थोड़ा बताओ। डेली रूटीन का तो भाई साहब ये है, सुबह 7 बजे निकल जाते हैं घर से। अच्छा, गौशाला के लिए? हाँ, गौशाला के लिए निकलते हैं। 7 बजे निकलने के बाद जाते ही पहले गौशाला की व्यवस्था देखते हैं, फिर उसका जो भी कुछ फर्स्ट एड वगैरह जिसको भी करनी है वो फर्स्ट एड वगैरह करते हैं। फिर हमारे पास ज्यादातर कॉल सुबह कॉल आ ही जाती है, कोई ना कोई, पूरा दिन चलती रहती है, पूरा दिन कॉल 60 से 70 कॉल डेली आती है हमारे पास। और दोपहर को ये लगा लो आप 2 से 3 बजे घर पे घुसते हैं। अच्छा, इस बीच के दौरान हम या तो किसी कॉल पे, या कोई सांप की कॉल है, या फिर किसी वन्य जीव को चोट लगी हुई है, या फिर गौ माता को चोट लगी हुई है, कोई भी चलते ही रहते हो, लगातार चलती है हमारी ये कॉल। उसके बाद भाई हम 2 बजे घर में घुसते हैं, तो 2 बजे मान के चलो आप 2 बजे घर में घुस गए तो 3:30 बजे या 4 बजे वापस निकल लेते हैं, फिर आ जाते हो, और फिर रात को 10 बजे 11 बजे के आसपास वापस घर में जाते हैं। 10-11 बजे भी कॉल आ गई तो वापस जाने का कोई टाइम नहीं? भाई साहब कई बार तो ऐसा होता है
खाना खा रहे हैं, तुरंत कॉल आ गई तो खाना छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर किसी पशु की जान बचानी है तो बिल्कुल वो भाई बोल साहब, तो वो सकता नहीं। बेजुबान हमारे लिए पहले। दीपक भाई, जो अधवाड़े हैं, जहाँ जैसे गौ माता या कोई भी पशु बूढ़ा हो गया या फिर वैसे बीमारी से मर गया, तो ये अधवाड़े होते हैं जहाँ बोलते हैं कि भाई इनकी खाल उतारी जाती है। और उसके बारे में आप क्या कहोगे? ये लोगों के बीच में एक बीच में वीडियो भी काफी वायरल हुई थी, अगर भाई यहाँ देखो ये कितना बुरा हाल मचा रखा है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय, क्या कहना चाहोगे? फौजी साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये सरकारी जो अठवारे होते हैं ना, इनका कोई अच्छे से सॉल्यूशन नहीं निकलता। ये कर तो लेती है सरकार, लेकिन इनसे अच्छे से चला नहीं पाती इनको। इनका खाल वगैरह तो उतार के एक खुद भी बेच देते हैं। जो भी कंपनी का कोई मालिक होगा भाई, जो भी कोई अपने लेदर बनाता है, कोई कुछ अपने कुछ भी बेल्ट बनाता है, कुछ भी बनाता है। लेकिन इसका समाधान ये नहीं कि उन्होंने खाल तो उतार ली, लेकिन जो उनका अंदर का और बाकी ऑर्गन्स होते हैं ना, जो बाकी पार्ट होते हैं, मांस बच गया, उनको ऐसे खुले में डाल देते हैं। उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते, उनको दबाते नहीं। वो स्मेल आती है, वो स्मेल आती है, कोई कुत्ता खाता है, कोई पक्षी खाते हैं, कुछ भी खाता है। उससे आसपास के ग्रामीणों में भी बहुत भयंकर बीमारी फैल जाती है कि भाई सड़ता है, वो सड़ता है, ये बीमारी फैलती है बहुत ज्यादा। और इसमें कई बार हमने एक्शन भी लिया, लेकिन उसका कोई ठोस समाधान नहीं निकलता हमारे पास। जैसे मतलब जो प्राइवेट गौशाला है और सरकारी है, क्या ये हर एक गौशाला में होता है, या मतलब ये कुछ चेक हैं सरकार द्वारा पास है कि क्या है ये अधवाड़े जितने भी हैं? भाई कुछ तो गैर कानूनी तरीके से चलाते हैं। अच्छा, आप बोलते हैं साहब भाई, हाँ ठीक है, कोई गैर कानूनी तरीके से चलाते हैं। कोई अपनी गौशाला के पीछे ही कर रखा किसी ने, या कोई अपना कहीं पे भिजवा देता है। इनका साल भर का गौशाला वाले क्या बोलते हैं कि हमारा तो 1 साल का टेंडर दे दिया हमको, जितनी भी मृत गायें हैं सारी उठा के वो ले जाएंगे और हमारे को पैसे देंगे, हमको पैसे देंगे। अच्छा, कोई अपना चमड़ा उतारेगा, कोई कुछ करेगा, कुछ भी करो गौ माता के साथ। अच्छा, धंधा बना रखा भाई कुछ। दीपक भाई, जब भी जैसे गायों से भरे हुए ट्रक जाते हैं तो हमने देखा जो गोरक्षा दल है वो काफी आक्रामक हो जाता है, मतलब गोलियां भी चलती हैं, उनके टायरों को पंचर भी किया जाता है। बिल्कुल। और वो जो हथियार होते हैं वो लाइसेंसी होते हैं या कैसे, क्या है उसके बारे में बताओ थोड़ा। देखो भैया, हम तो रखते हैं लाइसेंसी हथियार। ठीक है जी। हम कई बार गए हैं राजस्थान के, हमने भरतपुर गांव की बता रहा हूँ मैं घटना। हमारे साथ जो वाकया हुआ था, आइसर कैंटर के पीछे लगे हुए थे हम। आइसर कैंटर के टायर में गोली मारी हमने। उस टायर फटने के बाद भी तस्कर हैं जो 17 किलोमीटर तक उन्होंने भगाया गाड़ी को रिम पे। और 17 किलोमीटर भगाने के बाद भी उन्होंने सिंगल रोड आगे से वो देसी कट्टे का फायर कर रहे हमारे ऊपर। अच्छा। सिंगल रोड कम से कम उन्होंने 17 राउंड फायर किया हमारे ऊपर। अच्छा। लेकिन गौ माता की दया से हमने कम से कम उस टाइम पे 17 गौवंशों की जान बचाई थी। अच्छा। हमारे पास तो हथियार होते हैं जो वो लाइसेंसी होते हैं। अच्छा। लेकिन जो ये तस्कर होते हैं इनके पास अवैध हथियार होते हैं। जैसे ये हथियार है भाई, आप गौ माता को पकड़ते हो तो मान लो उस टाइम पे किसी को गोली लग गई या फिर कोई हादसा हो गया, आपके किसी बंदे को गोली लग गई, तो क्या सरकार आपका कोई इंश्योरेंस, कोई मुआवजा कुछ सरकार देती है, या आप वॉलंटियर कर रहे हो, जो होगा वो होगा? सरकार की तरफ से हमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं होता भाई साहब। जो करना अपने दम पर जो करना है। हमारे गोरक्षा दल के जो आचार्य आजाद जी, आचार्य योगेंद्र जी हैं, आचार्य बलदेव जी थे, वो तो सर्व सिद्धार के, उन्हीं की छत्र छाया में हम लगे हुए हैं। जो भी आपसी सहयोग भी होता है हमारा तो वहीं से हमें मिलता है। और आपसी हम जो हमारी टीमें होती है वो हम इकट्ठा करके तो उसी में हम अपने जो हमारी गाड़ी में तेल डलता है, सब जो भी खर्चा है हम खुद करते हैं। सरकार की तरफ से हमें कोई किसी प्रकार का कोई सहयोग, रक्षा दल को कोई सहयोग बिल्कुल भी नहीं, 1% भी कोई सहयोग नहीं। जैसे कई बार नाम आया भाई, मोनू मानेसर हो गया, बजरंगी हो गया, बिट्टू बजरंगी, बिल्कुल। तो उनका क्या है कि उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगे भाई ये जो है ना रोडों पे और टूल टैक्सों पे पैसे लेकर, जो पैसे दे देता उनकी गाड़ियां तो पार करा देते हैं और बाकियों की गाड़ियां पकड़ते हैं। आरोप तो भाई साहब वही लगा होगा जो करता नहीं। एक बार हमारे साथ गाड़ी में बैठो, बिल्कुल एक बार हमारे साथ गाड़ी में बैठो, आपको पता चल जाएगा कि भाई सच में पैसे खाते हैं या गौ माता की जान बचाते हैं। बिल्कुल। जब गोली इस कान से जाएगी ना और ऐसे पकड़ के बैठोगे जब, तब पता चलेगा भाई साहब कि क्या करते हैं लोग। आरोप लगाने को तो कुछ भी, आरोप लगाने में तो भाई साहब लोगों क्या है, कोई कुछ भी बोल सकता बगैर डिग जी हो भाई साहब, कोई कुछ भी बोल ले। जैसे मॉब ब्लीचिंग होती है, मान लो कोई गऊ ले जाते हुए पकड़ा गया, उसकी हत्या कर दी जाती है, वो कहाँ तक जायज है? देखो वो भी इंसान, आप जानवर को तो बचा रहे हो और इंसान की हत्या हो रही है,
तो मेरे हिसाब से गौ रक्षा दल वाले तो नहीं चाह रहे होंगे कि भाई किसी की हत्या हो, लेकिन कई जगह ये हत्याएं हो जाती हैं, तो इसके पीछे क्या है? वे असामाजिक तत्व करते हैं या गौ रक्षा दल वाले हैं या क्या है? नहीं भाई साहब, करना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आगे से गोली चल रही है, तो हम भी तो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन लेना भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा एक्शन लेना पड़ता है। वो कई बार क्या बोलते हैं कि गोरक्षा दल वालों ने मार दिया, कई बार इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मारता कोई और है, नाम गोरक्षा दल वालों का आ जाता है। और कई बार ऐसे हो जाता होगा जैसे आप पकड़ने जा रहे हो तो एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी हाँ, पलट गई, तब मर गया, वो भी आपके ऊपर ब्लेम आ अभी गया। हसनगढ़ में हमने ये 6 टायरी ट्रक पकड़ा था, अभी 15-20 दिन की बात है। अच्छा, अच्छा। तो भाई साहब 20 फुट ऊपर से कूदा तस्कर, ओहो, पुल के ऊपर से 20 फुट ऊपर से कूदा है। गाड़ी रोक कर भाग गया, कूद हाँ, के। गाड़ी से कूद के भाग गया। अब उसका ये, हम तो साथ साथ कूदे नहीं भाई, क्योंकि ज्यादा डूंगा था वहां पे, फ्लाईओवर के ऊपर से कूदा था वो। अब उसका ये नहीं पता कि भाई वो खुद जिंदा है, मरा है, क्या है। अगर वो मर गया तो गौ रक्षा दल हाँ, वालों का नाम आ जाएगा, नाम कि हमारा हत्या जाएगा। कर दी। हाँ जी। तो सरकार ने बुच्चड़ खाने खोल रखे हैं, आप गौ रक्षा दल से जुड़े हो और आपको तो इसके बारे में पता होगा भाई, जो बुच्चड़ खाने खोल रखे हैं, जहाँ तक आम इंसान ने, मैं भी आम इंसान में हूँ, तो मेरे को ये पता है कि भाई जो बुच्चड़ खाने हैं उनकी एक पॉलिसी बना रखी है सरकार ने कि भाई सफ़ेद गाय नहीं कटेगी, जो गाय काली और सफ़ेद है वो कटेगी, जो काली है वो कटेगी, जो सांड है वो कटेगा। मतलब इसके बारे में क्या है, आम आदमी को कैसे पता चले कि भाई किसको बचाना है और किसको सरकार ने परमिशन दे रखी कटने की? क्या है ये मैटर सारा? भाई साहब सरकार की माया, सरकार है जाना है। सरकार ने बुचड़ खाना भी बनाया, तो अभी कहाँ पे बनाया? सोना की तरफ बनाया है। नू के अंदर अभी मैं लेटेस्ट हाँ, खबर बता देता हूँ, उधर 15 उधर बुच्चड़ बनाया है। खानों की परमिशन सरकार ने दी है वहां। बिल्कुल दिया। और मेवात के अंदर डेली 1000 से 1500 गायें कटती हैं हर रोज। तो फिर वे कौन सी गायें हैं? मतलब उसका कोई टैग मार्क नहीं, उसमें जो कोई जो टैग मारे, मिल गई वही काट उनको दो। जो रोड से मिल गई हाँ, वही उसी को काट देते हैं वो। अच्छा जी, और सबसे ज्यादा तस्करी हमारा हिंदू ही करवाता भाई साहब। अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा फरवरी के महीने में, इस साल फरवरी के महीने में हमने कम से कम 45 गाड़ी पकड़ी, 1.5 महीने के अंदर अंदर। और वो गायें भर और के ले सब जाने वाले? भर के ले जाने वाले सारे हिंदू। मैं पिछली सर्दियों में वीडियो देखी थी, काफी वायरल हो रही थी इस एरिया में, हाँ कि बिल्कुल। गौ माता भाग रही, 20-25 गौ माता आगे आगे, उनके पीछे गाड़ी लगा रखी है और उनको पकड़ के जैसे पिकअप में भरा और सीधा केएमपी पे चढ़ा दी और चले गए। हाँ तो बिल्कुल। ये क्या मैटर है? ऐसे कौन लोग हैं जो गौ माता को मतलब 2 मिनट भी नहीं लगाते, गाड़ी रोक कर सीधी अंदर? देखो भाई फौजी साहब, ये कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं, ये दिन में तो आते हैं पूरे सापला के अंदर अपने एरिया के रेकी करने आते हैं, कहाँ पे गोवंश बैठा है, कहाँ पे क्या है, के या कुछ भी कुछ भी हो, कैसे भी करके आओ। तो उस दिन की बात है, रात को 1 बजे हमारे पास कॉल आई। हाँ भाई, कि ऐसे ऐसे एक गाड़ी आई हुई है और गोवंश उठा रही है। तो तुरंत मैंने पीसीआर को फोन किया, तुरंत हमारी टीम अलर्ट हुई और जैसे ही हम मौके पर पहुंचे ना, या लगा लो हम यहाँ से 300 मीटर दूर थे उनसे, उन्हें गाड़ी भगाई। गाड़ी भगाने के बाद हमने किया पीछा उनका, साथ में पीसीआर हमारे। जैसे ही गड्डी गांव के पास पहुंचे, गड्डी वहां से उन्होंने बैक से एकदम कट मारा और गाड़ी हमारे आमने सामने, दोनों गाड़ियां। हाँ, उन्होंने हमारे राउंड किए, 3 राउंड फायर किया हमारे ऊपर, गोलियां चला दी। बिल्कुल गोलियां चलाई उन्होंने। ऐसे पता चले कि भाई ये गौ रक्षा दल वाले हैं और ये ऐसे ही हैं, गौ रक्षा दल का नाम लेकर मान लो हम हैं और हमने एक ट्रक पकड़ लिया, हम असामाजिक तत्व हैं, हमने पैसे ले लिए, एक ट्रक में तो कम से कम 25-30 गायें होंगी, मोटा पैसा है। मैं हूं, अगर मान लो किसी ने भी, मेरे कोई भी हुआ, उसने 2 लाख रुपए ले लिए और वो गौ रक्षा दल गाड़ी पर लिख कर आगे पिकअप पे और उस ट्रक के आगे आगे चल दे और बोले भाई हमने ये ट्रक पकड़ लिया और हम अपनी गौशाला में ले जा रहे हैं, और उसको सीधा ले जाकर नू उतरवा कर वापिस आ जाए, तो लोगों को कैसे पता चले या पुलिस कैसे पता चले भाई ये असली है और ये नकली है? देखो भाई फौजी साहब, चोरी चकारी तो ज्यादा दिन तो चला नहीं कर, आपने ही पता है। बिल्कुल ठीक है, जो अच्छे काम करेगा ना वो लंबे समय तक जाता है। बिल्कुल। ठीक है, हमने इस बात का बेरा है कि भाई गौ माता करवाने वाली है और गौ माता ही बचाने वाली है। ठीक है, तो कई ऐसे सामाजिक तत्व वैसे भी, हम अपने मैं खुद सापला की बताता हूँ। रात को एक स्कॉर्पियो आती है, काले रंग की है, और शायद रोहतक से ही है, कोई लेडीज है, वो कटड़ों की गाड़ी से पैसा लेती है। अच्छा। और कई बार मैंने पुलिस वालों को भी बोल लिया उसके बारे में। अच्छा। हुड्डा हुड्डा नाम करके एक लेडीज है, उसके साथ 2-3 और बंदे हैं। अब कर तो वे रहे हैं और भुगत जैसे हम जैसे रहे हैं,
सब शामिल हो गए उसमें। हाँ कि भाई ये भी ऐसे ही है। बिल्कुल। कई बार उन ट्रक वालों का भी हमारे पास फोन आएगा, बोला भैया ऐसे ऐसे गाड़ी आई है स्कॉर्पियो और इन्होंने हमारे से पैसे लिए हैं। अच्छा। तो मैंने उनको कई बार बोला भी है कि भाई गाड़ी का नंबर नोट करो। नंबर पहले तो गाड़ी वो व्हाइट रंग में अर्टिगा गाड़ी में उसमें घूमती थी, होंडा अमेज गाड़ी में घूमती थी। अब उन्होंने इतना पैसा कमा लिया रात को रेकी करके फर्जी नंबर लगा लेंगे। हाँ, फर्जी नंबर करके। एक बार तो मैंने पकड़वा भी दिया था पुलिस वालों को, गेट के पास से ही गाड़ी भगा के ले गई थी। तो ऐसे समाज के जो दुश्मन हिंदू धर्म में जो रह, उन्हीं की वजह से आज गौ माता परेशान है और ऐसे रोडों पे धक्के खा रही है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा भाई दीपक, जैसे अगर हर हिंदू अगर अपने घर में गौ रखने लग जाए तो इनका इतना बुरा हाल हो नहीं जो अभी हो रहा है, रोडों पर जैसे घूम रही है वैसे। गाय तो भाई साहब देसी है, देसी गोवंश कोई घर में जगह दो। बिल्कुल। आजकल ये क्या है, HF गाय होगी, अमेरिकन गाय होगी, जर्सी गाय होगी, दूध ज्यादा देती है इसलिए इन्होंने जब ये बोलते हैं कि घर परिवार बड़ा है दूध ज्यादा चाहिए हमें, दो रख लो ना। तो उनका गोबर काम का, ना गौमूत्र काम का, ना दूध काम का, किसी काम की नहीं। अमेरिकन गाय, HF गाय, जर्सी गाय ये किसी काम की नहीं। अगर अगर हम गोवंश को बचाते हैं तो वो है बस देसी गोवंश। अच्छा। उसको उस संवर्धन पे काम करो, देसी गौ माता को घर पे पालो, सारी बीमारी सारी खत्म। गाय दूध काम का, गौमूत्र काम का, गोबर काम का। जैसे चलो गौ माता तो चलो घरों में रख लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आज समाज के आगे है, ये जितने सांड हो रहे हैं इनका क्या हो, इनको कहाँ रखा जाए भाई। ये ना तो किसी काम के, और बाजारों में तोड़ फोड़ हर साल पता नहीं कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लोगों की गाड़ियां तोड़ दी, बाइक तोड़ दी, तो इनका क्या इलाज हो, इनको कहाँ रखा? इनका इलाज है भाई हर गांव में गौशाला, हर गांव में गौशाला पब्लिक के सहयोग से चल रहा है। सरकार की तरफ से हमें फिलहाल कोई सहयोग नहीं मिल रहा। एक बात और भाई बता देते हैं, आज बैठे मैं खुद भी घर में गौ माता मैंने रख रखी है, और हर आदमी को रखनी चाहिए अपने घर में। हिंदू धर्म के अंदर अगर गौ माता घर में है तो पॉजिटिव एनर्जी वैसे ही घर में रहेगी, सबसे बड़ी बात, और बच्चों को अच्छा दूध मिलेगा। और भाई अपना चैनल अभी तो नया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने भी हमारे सब्सक्राइबर हो जाओ और कितना भी हम इससे पैसा अर्न कर ले इन फ्यूचर, भाई उसका 25% जो पैसा है वो हम अपने गौशाला में देंगे, चाहे वो 500 रुपये पर मंथ आए या हमारा 5 लाख रुपए पर मंथ आए। और मैं हर हिंदू से ये अपील करूंगा भाई, अपनी सैलरी का 2% कम से कम गौ माता की सेवा में गौशाला में दे दो, ताकि इस गौ माता का इतना बुरा हाल ना हो। ये जब रोडों पर और जब कटती हैं तो हमारे को दुख बहुत होता है, रोडों को एक्सीडेंट होते हैं तब दुख होता है। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है, कम से कम अपनी नेक कमाई में से 2% तो दो निकाल के कम से कम। तो दीपक भाई लास्ट में जो हमारे जितने भी देखने वाले वीडियो, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, और वीडियो चलती चलती पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाती है, बिल्कुल, तो उन सब लोगों से क्या कहना चाहोगे आप? देखो भाई, द ओपन माइक के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और ये हमारे रविंद्र भाई हैं, फौजी साहब हैं। तो इनके चैनल को भाई सपोर्ट करना भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, लाइक करियो भाई। आप जैसे के भाइयों के सहयोग से ही गौ माता की सेवा भाई सब कर सकेंगे, और हमारे जैसे भाइयों को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। रविंद्र जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल पे जुड़े सभी रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और द ओपन माइक, देखिए नाम भी इतना अच्छा है, द ओपन माइक, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि बसंत नागर ने भी इसको सब्सक्राइब किया है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई जगह पैसा कमाने के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको देखें, उसमें अद्भुत प्रकार की एजुकेशन, अद्भुत प्रकार का ज्ञान मिलता है, और हर डिपार्टमेंट का ज्ञान मैंने देखा है आपकी वीडियो के माध्यम से। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं तो एक विद्यार्थी हूं, सीख रहा हूं। बसंत नागर मेरा नाम है, मैं छारा गांव से बिलोंग करता हूं। छारा गांव हमारे शहर का ताज है, और पिछले 26 साल से मैं बालों की दुनिया में, यानी कि हेयर की दुनिया में मैं काम कर रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट झज्जर में मेरा सलोन है, यूनिक सलोन, यानी कि बसंत नागर सलोन और एकेडमी के नाम से। भारत सरकार के पैनल में मैंने कोर्स किए हैं रविंद्र जी, और एक छारा गांव से ही मैंने शुरुआत की अपने काम की। और आज 26 साल का जो ये मेरा कार्यकाल है, मैं अपने गुरुजनों, अपने माता पिता और अपने गांव छारा के लिए भी प्रणाम करना चाहूँगा। तो बसंत भाई, हम दोनों ही एक ऐतिहासिक गांव छारा के रहने वाले हैं, जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, और बहुत ही दिलेरों का गांव, पहलवानों का गांव, स्पोर्ट्समैनों का गांव है। तो बसंत भाई, आप हेयर आर्टिस्ट को एक परिभाषा में बताना हो कि हेयर आर्टिस्ट क्या है, तो उसको क्या बताओगे आप?
रविंदर देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, हेयर आर्टिस्ट जो है वो बाल काटने का एक कार्य नहीं है। आप देखिएगा कि बाल काटने का जो काम है, डॉक्टर के पास जब एक बीमार शरीर जाता है और उसकी दाढ़ियां बड़ी हैं, बाल बड़े हैं, तो डॉक्टर भी सबसे पहले क्या कहता है कि पहले इसकी बाल कट कराई, क्योंकि उसको पता है कि जब ये बाल कट करा लेगा, दाढ़ी कट करा लेगा, तो कुछ % तो ये वैसे ही नेचुरल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। और भारतवर्ष के जितने भी आर्टिस्ट बाल काटने वाले आज इस भारतवर्ष में हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं कि वो एक कलाकार हैं, एक तस्वीर तैयार करते हैं। पहली बात तो भगवान किसी को कुरूप बनाए ना, पहली बात तो रविंदर जी, भगवान किसी को कुरूप बनाए ना, लेकिन अगर भगवान किसी ऐसे इंसान को भी जन्म देता है कि जो कुरूप है, तो हमारा कार्य, हमारा डिपार्टमेंट उसको स्वरूप देने का भी कार्य करता है, एक इंसान को जीरो से हीरो बनाने का काम। तो बसंत भाई, क्या कुछ लोगों की धारणा इस काम को क्या छोटा माना जाए कि किसी के बाल काटना छोटा काम है? देखिएगा रविंदर जी, अगर हम पुराने समय की बात करें, तो बाल काटने वाला एक नॉर्मल इंसान की गिनती होती थी और आउटडोर यानी दरवाजे से बाहर बिठा जाता था जब घर में बाल काटने के लिए आता था। लेकिन मैं आज पूरे भारतवर्ष को एक बात बता देना चाहता हूं कि बाल काटने का काम, जीवन में याद रखिएगा कि भारतवर्ष के जितने भी डिपार्टमेंट है सबसे सुपीरियर है। 5 रुपए से बाल काटने वाले इंसान आज 5-5 हजार रुपए में नॉर्मल बाल काटते हैं, और जो आदमी कभी 500 रुपए में बाल काटते थे, वे इंसान लगभग 50,000 रुपए में भी हेयर कट करते हैं। तो भाई, जब आपने शुरुआत करी तो शुरुआत में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली आपको? रविंदर जी, आप भी कौन से तार छेड़ देते हो। देखिएगा, ये सच्चाई बात है। जब मैंने इस दुनिया में कदम रखा, यानी कि बाल काटने की दुनिया में कदम रखा, और मैं बाई कास्ट इस समाज से नहीं हूं, बट मैं फिर भी समाज का बिल्कुल मन से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो मेरे गुरुजी हैं वो इस बाल काटने के समाज से हैं। जब मैंने बाल काटने शुरू किए तो मेरी जर्नी जो रही है स्कूल टाइम की रही है। मैं सुबह स्कूल जाता, स्कूल से आने के बाद मैं सैलून में आता, यानी कि बार्बर शॉप पे आते, दुकान पे आता रविंदर जी। उस टाइम पे जो मेरे शुभ चिंतक थे, या मेरे अड़ोसी पड़ोसी थे, या मेरे रिश्तेदार थे, या मेरे दोस्त थे, मुझे ढेरे काट बोलते थे। आप इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। मुझे बाल काटने वाला नौवा कहते थे। मैं आपको रियलिटी बताता हूं, अब जब ये बात फील होती ना, रात को कई बार नींद नहीं आती कि हमने ये चीज भी सहन की हुई है। ठीक है, मालिश करा के कुर्सी पे उठ के निकल जाते थे जैसे कि उन्होंने हमें खरीद रखा है। ठीक है, उसके साथ साथ जब हम बाल काटते थे तो बहुत सारे लोगों ने माँ बहन की गालियां तक भी निकाली हुई है, क्योंकि हमारा कोई कदर नहीं था, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। तो बसंत भाई, एक जो जेंट्स और लेडीज, आप तो लेडीज का काम ज्यादा देखते हो, तो जेंट्स के और लेडीज के जो हेयर्स होते हैं उनमें क्या अंतर होता है? देखिए रविंदर भाई, जेंट्स और लेडीज की कोई बाल नहीं होते, क्योंकि ये हम जेंडर पे काम नहीं करते। हमारा काम क्या आता है कि लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर। अब देखिएगा, आप भी जेंट्स हो और मैं भी मुकम्मल जेंट्स हूं आपके सामने। अब आपके हेयर हैं और मेरे भी हेयर हैं। अगर आप कहोगे तो मैं ओपन भी करके दिखा, मेरे 2.5 फुट के लंबे बाल हैं। अब मैटर ये नहीं करता कि जेंट्स हेयर या लेडीज हेयर, लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर। लॉन्ग हेयर पर काम करना अलग प्रक्रिया है और शॉर्ट हेयर पर काम करना अलग प्रक्रिया है। तो बसंत भाई, जो हेयर्स हैं अपने, उनका रख रखाव कैसे करें? रविंदर देखिएगा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर लेता हूं। बहुत सारे इंसान क्या करते हैं कि सुन तो सब कुछ लेते हैं, और हो सकता है उसके स्टोर रूम में या उसके वॉशरूम में भी वो सारी चीज कंप्लीट रखी हो, लेकिन वो यूज करने के लिए कहीं ना कहीं मच कर जाते हैं। मैं आपको क्लियर कर लेता हूं, बहुत सारे इंसान, आजकल के बच्चे तो खासकर ऑयल से भागते हैं, जबकि ऑयल यानी कि सरसों का ऑयल या पैराशूट ऑयल बालों के लिए रामबाण है। सबसे पहले बालों में ऑयलिंग करें, ऑयलिंग के साथ शैम्पू करें। तो बसंत भाई, जो जैसे अपने गांव देहात में है, तो जो गांव देहात में हमारी माताएं बहनें हैं, वो बड़े सैलूनों में नहीं जा पाती, या फाइनेंशियली लगा लो, या फिर वहां पे बड़े सैलून अवेलेबल नहीं है गाँव में। शहरों में तो है, तो एक बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन एक बेसिक लेवल पर अपने बालों का कैसे ध्यान रखें? देखिएगा रविंदर, मैं आपको बता देता हूं, अगर गांव समाज में या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हर किसी के साथ है, हमारे साथ भी हुई है।
अगर ये प्रॉब्लम है तो गांव में सरसों का तेल, पैराशूट ऑयल या और भी प्रकार के ऑयल हर घर में इजीली मिल जाते हैं। और शैम्पू जरूरी नहीं है कि हाई मात्रा का शैम्पू ही हमने खरीदना है, नॉर्मल शैम्पू, क्योंकि शैम्पू करने से क्या होता है, हम दिन भर में जो काम करते हैं डस्ट बालों में आ जाता है, पसीना जो आता है, पसीना डस्ट मिल के आपस में बालों को चिपचिपा कर देता है, जिससे बालों में स्मेल भी हो जाती है और बालों की ग्रोथ रुक जाती है। बालों को जैसे कि हमारे इंटरली हमें ऑक्सीजन की नीड होती है ना, ऐसे बालों को भी ऑक्सीजन की नीड होती है। तो बसंत भाई, जो लेडीज हैं उनके हेयर्स बड़े होते हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम उनमें ही रहती है। हमारे आदमियों के तो क्या है, जैसे छोटे हेयर्स रहते हैं, साबुन से भी धो लिए, शैम्पू से भी धो लिए, तब भी काम चल जाता है। लेकिन जो लेडीज हैं उनके हेयर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और वे कैसे बचें कि भाई उनको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। रविंद्र भाई, कई बार क्या होता है, देख मैं आपको बता देता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट का मन से धन्यवाद करता हूँ और शीश झुका के धन्यवाद करता हूँ। बट फिर भी कई बार देख, रोजी रोटी बिजनेस है, हमारे पास एक महिला रूप यानी कि लॉन्ग हेयर का क्लाइंट आता है और हमारे हेयर ड्रेसर या हमारा डिपार्टमेंट कि मैडम आप बुटोक्स करा लो, आप नैनोप्लास्टिया करा लो, आप केराटिन करा लो, स्ट्रेटनिंग करा लो, आपके बाल ठीक हो जाएंगे। और हो सकता है उसको कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो, बिल्कुल हो सकता है वो लंबे समय तक बीमार रही हो सकता है उसके हार्मोन्स अनबैलेंस हो सकता है उसका कोई और बचपन में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो इंडिविजुअल जो जिससे बालों को तकलीफ आती हो, और हम आउट प्रॉब्लम को ठीक करने में लगे रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि पहले हम उसको प्रॉपर तरीके से जानकारी ले कि इसको इंडिविजुअल प्रॉब्लम है या आउट प्रॉब्लम है। अगर इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो आप एक अच्छे डॉक्टर से दिखाइएगा, अगर आउट प्रॉब्लम है तो एक अच्छा हेयर ड्रेसर भी उस चीज को अच्छे से ट्रीट कर सकता है। रविंद्र भाई, आपने भी देखा होगा, हमारे भी घरों में माताएं बहनें हैं, एक्चुअली ना लेडीज में या लेडीज के साथ साथ आप शॉर्ट हेयर में तो फिर भी हम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग हेयर में दो प्रॉब्लम ज्यादा आती है, डैंड्रफ और हेयर फॉल। डैंड्रफ एक जीव है, डैंड्रफ को नॉर्मल में न मत ले लीजिएगा, डैंड्रफ एक जीव है, जैसे कि जीव की उम्र बढ़ती है ऐसे डैंड्रफ की भी उम्र बढ़ती है। और हेयर फॉल भी एक बहुत घातक बीमारी है। हेयर फॉल को कोई नॉर्मल बना ले, अगर 10, 20, 15, 25, 50 बाल अगर रोज के झड़ते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, हो सकता है सबके झड़ते हैं, सबके निकलते हैं। अगर बाल ज्यादा निकलते हैं तो या तो एक अच्छे अनुभवी आर्टिस्ट से संपर्क करें या किसी स्किन के या किसी हेयर के डॉक्टर से संपर्क कराए। और नॉर्मल हम बात करें डैंड्रफ की, डैंड्रफ हर सर की और हर इंसान की प्रॉब्लम है, रहेगी, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अभी सर्दियों का मौसम भी आएगा तो सर्दियों में डैंड्रफ ज्यादा होता है। डैंड्रफ दो प्रकार के होते हैं, ड्राई और ऑयली। डैंड्रफ को ठीक करने का मेन मंत्र है ऑयलिंग। बिल्कुल, आप ऑयलिंग यूज करें, ऑयलिंग के साथ साथ आप या तो गर्म पानी से नहाएं, गर्म पानी का मतलब नॉर्मल पानी, ठीक है, या फिर ठंडे पानी से नहाएं। अब ज्यादा सर्दियों में हम ठंडे पानी से नहीं नहा सकते तो हल्के गर्म पानी से नहाएं। आप डेली रूटीन में मसाज नहीं करा सकते, सैलून विजिट नहीं कर सकते, नहाने की जगह पर अपना ऑयल रखें, सरसों का ऑयल रखें, सरसों के ऑयल को उठा के अपने बालों पे लगाएं, 2-4 अपने हाथों से चंपिंग करें और हल्का शैम्पू लगा के नहा लो। रूटीन में करना पड़ेगा बट ये तो आपके बालों में बहुत सारी ये तकलीफ दूर रहेंगी। तो भाई, हिंदुस्तान में जगह जगह हेयर आर्टिस्ट के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें आपको बुलाते हैं, तो वहां आपका क्या रोल रहता है वहाँ? रविंद्र भाई, देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, जब भारतवर्ष में सेमिनार होते हैं, ब्यूटी एक्सपो होते हैं और हमारे वर्कशॉप होती है, हम जाते हैं काम करने के लिए, तो बहुत सारी जगह चीफ गेस्ट के लिए भी बुलाया जाता है, बहुत सारी जगह वीआईपी गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, यानी कि नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, रिस्पेक्ट सेम वही होती है। और सेमिनार में जाने से हमें अलग अलग भांति भांति के लोग मिलते हैं, महिलाएं मिलते हैं, आर्टिस्ट मिलते हैं, उनकी तकलीफ सुनते हैं। और हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, उनका भी हमें अनुमान मिलता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट स्टेट लेवल पर होते हैं, कुछ नेशनल लेवल पर होते हैं, हमें उनका भी अनुमान होता है। उसके साथ साथ देखिए, सेमिनारों में हम अपने मन की भड़ास भी निकालते हैं, यानी कि जो हमने सीखा है वो हम सिखाते हैं, वो बताते हैं। और एक सेमिनार के अंदर कोई भी आर्टिस्ट जब मंच संभालता है तो जो जेन्युइन लेवल पर जो पढ़ा लिखा है, यानी जो समझदार आर्टिस्ट होगा, तो भीड़ का तो पता नहीं होता ना कि भीड़ में कब कैसा किस लेवल का आर्टिस्ट बैठा हो, तो वो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसको वही बात बतानी पड़ेगी जो जेन्युइन है और सच्चाई है, जो समाज में या सैलून डिपार्टमेंट में यूज होने के लायक होती है। तो ये मैं कहूंगा कि सेमिनार जितने भी आर्टिस्ट मुझे सुन पा रहे हैं द ओपन माइक के माध्यम से, जो मेरे डिपार्टमेंट के हैं, सैलून डिपार्टमेंट के हैं, यानी कि
जितने भी सेमिनार होते हैं जरूर जाना चाहिए। अपना काम छोड़ के जाएंगे, कहते हैं ना काम छोड़ के ही काम होता। आज मैं भी तो अपना काम छोड़ के स्टूडियो में बैठा हूँ, बिल्कुल तभी तो आज भारतवर्ष के सामने हमारी वाणी जाएगी, हमारे शब्द जाएंगे। जैसे बसंत भाई आप गवर्नमेंट जॉब पे तो हो नहीं, आपका तो प्राइवेट काम हाँ अपना जी, सैलून है। जी जी। लेकिन कई बार हमने वीडियोज में देखे है आपको गवर्नमेंट ITI में, गवर्नमेंट कॉलेज में, वहां आप सेमिनार करते हो, सिखाते हो, तो उसका कैसे ये मतलब? रविंद्र भाई देखिए क्या होता है कि जब हम अंदर एक फीलिंग लेके आते हैं और उस समय को भी याद करते हैं, जब मुझे कैंची पकड़नी नहीं आती थी, कोम पकड़ना नहीं आता था, मेरे गुरुजी जब मुझे बाल काटना सिखाते थे, चेयर के पास खड़ा होना भी नहीं आता था, तो मेरे मन में एक भाव रहा कि एजुकेशन इज मस्ट, एजुकेशन बहुत जरूरी है किसी भी डिपार्टमेंट की हो। तो मेरे दिमाग में एक भाव आया, जैसे कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो इतना बिजी रहता है बाल काटने में, मेकअप करने में, अपना सलून का काम करने में, तो जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, ITI के बच्चे, उनका मेन काम सिर्फ एजुकेशन है, पढ़ाई करना है। तो जो आजकल भारत सरकार ने भी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बच्चों के लिए ब्यूटी वेलनेस की सब्जेक्ट तैयार करे हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं और स्कूल में भी, ITI में भी। तो मैं गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से और गवर्नमेंट के पैनल में ही मैं जाता हूं, मुझे मेल आती है, यानी निमंत्रण मुझे आता है, तब मैं गवर्नमेंट के बच्चों को पढ़ाने के जाता हूं। तो बसंत भाई जो बच्चे आजकल सोशल मीडिया को देखकर वैसे जो हेयर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? रविंद्र जी देखिए मैं एक बात बताता हूँ, रियलिटी में अगर कोई भी बच्चा, बेटा बेटी बहन, कोई भी बच्चा अगर हमारे डिपार्टमेंट में आना चाहता है तो बिल्कुल दिल खोल के आए। ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। अपने गांव, अपने समाज, अपने इर्द गिर्द, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएं और सीखे। पहले लो लेवल पर सीखे और फिर धीरे 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 हाई लेवल पर सीखे। पूरे भारतवर्ष में जितने भी आर्टिस्ट द ओपन माइक के माध्यम से मुझे सुन पा रहा है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा। तो बसंत भाई जैसे स्टूडियो बनाया हमने, तो इसमें क्या किया कि ये स्टूडियो ऐसे नहीं है कि मैं यूज करूंगा इसको, जो भी भाई समाज का कोई भी अच्छा जो है, जो वो सोचता है कि भाई मेरे विचार लोगों के सामने आए, सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई भी भाई हमें कमेंट करके, फ़ोन करके आ सकता है कभी भी। और दूसरा कोई भाई अपना बिजनेस करता है तो अपने ब्रांड का शूट करना चाहता है, यहाँ सारी फैसिलिटी है, आए अपने ब्रांड का शूट करे। कोई ये चाहता है कि भाई मेरी ज़िंदगी के संघर्ष के बारे में मैं लोगों को बताऊं, अपना यहाँ आकर के बताए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, जितना भी सेटअप है पूरे लोगों के लिए फ्री है। कभी भी आओ, करो और लोगों को अच्छी शिक्षा दो और अच्छी बातें बताओ, ताकि हमारा यूथ और जो समाज है वो अपने स्तर से और ऊपर जाए। धन्यवाद।